अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तानी मुसलमानों का सबसे बड़ा मुश्तरका प्लेटफॉर्म माना जाता है। इस तंजीम का हालिया दिनों में यानी 3-4 जून को मध्य प्रदेश के तारीख़ी शहर इंदौर में 28वां इजलास आम मुनक़िद हुआ है, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर, सेक्रेटरी जनरल समेत कई अहम जिम्मेदारों का इंतखाब अमल में आया है। कई सारे अहम इशूज़ पर बातचीत हुई है। इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन शख्सियतों को जिम्मेदार मुंतखब किया गया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जिम्मेदार चुनने का मुंतखब करने का तरीक़ाकार क्या है, जिन लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है उनका बैकग्राउंड क्या है, और क्यों ये लोग आजकल चर्चा कर रहे हैं कि कुछ ऐसी शख्सियतों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसकी वजह से बोर्ड को कंट्रोवर्सी और तनाज़ुओं का सामना करना पड़ सकता है। बोर्ड के मुखालफिन को बोर्ड के खिलाफ कीचड़ उछालने का मौका मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं पूरी गुफ्तगू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तानी मुसलमानों का सबसे बड़ा और मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, जिसका क़याम 1973 में अमल में आया था। इस तंजीम के क़याम के बाद इसके पहले सदर मुंतखब किए गए हज़रत मौलाना क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो उन दिनों दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम थे, और इसके पहले सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किए गए हज़रत मौलाना मोहम्मद मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब, जो बिहार के अमीर शरीयत भी थे। उसके बाद बोर्ड का सिलसिला चलता रहा, कई अहम मामले आए और बोर्ड ने पूरी जिम्मेदारी के साथ उम्मत की क़यादत और रहनुमाई करने की कोशिश की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चौथे सदर थे हज़रत मौलाना राबे हसनी नदवी साहब। उनका इंतकाल इसी साल रमज़ान में हो गया और उनकी वफ़ात की वजह से सदर की जगह खाली हो गई थी। उन दिनों सेक्रेटरी जनरल थे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब। इंदौर में इजलास मुनक़िद हुआ और इस इजलास में इत्तफ़ाक़ राय से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब को सदर मुंतखब कर लिया गया, और सदर मुंतखब हो जाने के बाद सेक्रेटरी जनरल और दूसरे ज़िम्मेदारों का उन्होंने इंतखाब किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है उसमें यह वजाहत की गई है कि हाउस के दरमियान मौजूद मौलाना मोहम्मद सुफियान कासमी, जो दारुल उलूम देवबंद वफ़ के मुहतमिम हैं, उन्होंने मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के नाम की तजवीज़ पेश की। इस तजवीज़ से तमाम लोगों ने इत्तफ़ाक़ किया और इत्तफ़ाक़ राय से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को सदर मुंतखब कर लिया गया। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जब सदर मुंतखब हो गए, उसके बाद उन्होंने इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और सेक्रेटरी जनरल के लिए मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी का नाम पेश किया, क्योंकि ये खुद सेक्रेटरी जनरल थे और सदर बन जाने की वजह से ये ओहदा भी खाली हो गया। मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी के नाम पर भी तमाम लोगों ने इत्तफ़ाक़ किया और उनको सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर लिया गया। मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी जामिअतुल हिदाया जयपुर के सरपरस्त और नाज़िम हैं और एक बड़ा इदारा वो चलाते हैं। गैर मुतनाज़ शख्सियत है, आवाम के दरमियान उनकी अच्छी खासी मकबूलियत है। इसके अलावा मज़ीद 3 सेक्रेटरी का इंतखाब भी किया गया। एक सेक्रेटरी मुंतखब किया गया बिहार के अमीर शरीयत जनाब अहमद वली फैसल रहमानी को। दूसरे सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब किया गया नदवतुल उलमा के मौजूदा नाज़िम मौलाना बिलाल हसनी नदवी को। उसके अलावा तीसरा सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया मौलाना डॉक्टर यासिन अली उस्मानी बदायूनी को। 2 नायब सदर का भी इंतखाब अमल में आया। एक नायब सदर मुंतखब किया गया जमात इस्लामी हिंद के मौजूदा अमीर जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी को, और दूसरा नायब सदर मुंतखब किया गया गुलबर्गा शरीफ की दरगाह के सज्जादा नशी सैयद शाह खुसरू साहब को। इसके अलावा इस मरतबा तर्जमान का भी इंतखाब अमल में आया और तर्जमान के ओहदा पर फैज़ किया गया डॉक्टर कासिम रसूल इलियास को, और उनका माविन बनाया गया जनाब कमाल फारूकी को। इन तमाम ओहदों के लिए मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने हाउस में नाम पेश किया और सब लोगों ने इन नामों पर एग्री किया, और इस तरह तमाम लोग ज़िम्मेदार मुंतखब कर लिए गए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ जारी किया गया है उसमें ये सभी नाम मज़कूर है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इंतखाब हो जाने के बाद आवाम के दरमियान चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ ओहदों पर ऐसे लोगों को मुंतखब किया गया है जिसकी वजह से एक मरतबा फिर बोर्ड को तनाज़ों का सामना करना पड़ता है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी पिछले दिनों में ये कहते रहे कि बोर्ड में तर्जमान का कोई बाज़ाब्ता ओहदा नहीं है। मौलाना वली रहमानी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अपनी ज़िंदगी में तर्जमान के ओहदा पर कुछ लोगों का फ़ायज़ किया था। अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेक्रेटरी जनरल की तरफ से बयान जारी कर दिया जाता है। अब जब खुद उन्होंने तर्जमान का ओहदा क्रिएट किया है, तर्जमान मुंतखब किया है, तो लोगों में चेमी गोया हो रही है। मौलाना वली रहमानी साहब ने अपने ज़माने में तर्जमान का ओहदा क्रिएट किया और तर्जमान मुंतखब किया मौलाना खलील रहमान सज्जाद
रहमानी को। इस तरह दूसरा तर्जमान मुंतखब किया गया मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी हमेशा सरगर्म रहते हैं, आवाम के दरमियान मुतहर्रिक रहते हैं, फ़ाल रहते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के स्टेज को शेयर करते हैं, सियासी स्टेज भी, इसके अलावा मिली स्टेज भी, या मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के दरमियान इत्तेहाद करने की बातचीत होती है तो वहाँ भी वो जाते हैं, बड़े बड़े आवाम के मजमा से खिताब करते हैं। इस वजह से उस वक्त के लोगों ने मौलाना सज्जाद नुमानी के कई बयान को बोर्ड के बयान से जोड़ दिया और कहा मौलाना सज्जाद नुमानी का ज़ाती बयान है लेकिन उसको बोर्ड का बयान बताया गया। मजबूर होकर मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने बोर्ड से इस्तीफ़ा दे दिया ताकि न मैं तर्जमान रहूँगा न मेरी सरगर्मियों पर रोकथाम लगाने की कोशिश की जाएगी। आपने हालिया दिनों में भी देखा होगा कि मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने अतीक अहमद के लिए मग़फ़िरत की दुआ कराई तो उसको भी कुछ लोगों ने बोर्ड के बयान से जोड़ दिया और वज़ाहतनामा तक जारी किया गया कि बोर्ड का बयान नहीं है। अब इसी तरह का तनाज़ो कासिम रसूल इलियास के नाम के साथ भी हो सकता है क्योंकि सदर बोर्ड ने जिनको अपना तर्जमान बनाया है वो एक सियासी शख्सियत हैं, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर हैं और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल पार्टी है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के बिहाफ पर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास लगातार बयानात जारी करते हैं सरकार के ख़िलाफ़, मोदी सरकार के ख़िलाफ़, मुख्तलिफ़ इशूज़ पर जो बोर्ड के मौजू के ख़िलाफ़ है, जो बोर्ड के एजेंडा के ख़िलाफ़ है, जो बोर्ड के दायरे में नहीं आता है। कासिम रसूल इलियास बंगाल में 2019 में लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब उन पर कई लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि वो सेकुलर पार्टियों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर कासिम रसूल इलियास जो भी बयान जारी करेंगे उनके बयान को कुछ लोग बोर्ड से जोड़कर देख सकते हैं, उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट को कहा जाएगा ये बोर्ड का स्टेटमेंट है और कहीं ना कहीं जो लोग बोर्ड के मुखालफिन हैं, जो लोग बोर्ड को तनकीद का निशाना बनाने का बहाना ढूंढते और तलाशते रहते हैं, उनको एक मौका मिल जाएगा बोर्ड के ख़िलाफ़ कीचड़ उछालने का और उनके किसी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट को बोर्ड का बयान समझा जाएगा तो कहीं ना कहीं एक तरह से परेशानी का सामना बोर्ड को करना पड़ सकता है और इसी बुनियाद पर चेमीगोइयाँ हो रही है। पिछले दिन आपको याद होगा जब डॉक्टर कासिम रसूल इलियास के बेटे उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया तो कुछ मीडिया हाउसेज ने डॉक्टर कासिम रसूल इलियास की छवि बिगाड़ने की कोशिश की, उनके खिलाफ उल्टे सीधे दावे किए गए। जी न्यूज़ और कई सारे चैनलों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि डॉक्टर कासिम रसूल इलियास का बैकग्राउंड सिमी का रहा है, सिमी इंडिया में एक बैन तंजीम है और बीजेपी सरकार यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको बैन कर दिया था, कांग्रेस ने भी उस पर बैन को जारी रखा। तो सिमी से डॉक्टर कासिम रसूल इलियास का लिंक जोड़ा गया, उनकी छवि ख़राब करने की कोशिश की गई, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। अब जब बोर्ड का तर्जमान उनको बनाया गया है तो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया और इस तरह के शरपसंद अनासिर बोर्ड की छवि पर सवाल उठा सकते हैं, बोर्ड के खिलाफ साजिशें रच सकते हैं, इसलिए अवाम में इस तरह की चेमीगोई हो रही है। इसी तरह एक और शख्सियत को लेकर के चेमीगोइयां हो रही है और वो शख्सियत है अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब। मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब के सेक्रेटरी बनाए जाने पर उनको हर तरफ से मुबारकबाद दी जा रही है और मुबारकबाद देते हुए ये बात खुलकर कही जा रही है कि वो मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी के पोते और मौलाना वली रहमानी के बेटे हैं। मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी की खुद क्या शख्सियत है इस पर उनके मुरीदीन गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, रोशनी नहीं डाल रहे हैं। हालांकि खुद उनकी शख्सियत बहुत बड़ी है, वो डायनामिक शख्सियत है, उनके दिल में जज्बा है उम्मत की क़यादत का, रहनुमाई का। इस पर मेरे ख्याल में उनके मुरीदों को गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन इस पहलू को उनके मुरीदीन, उनके चाहने वाले ढांप दे रहे हैं और सिर्फ ये उनकी फजीलत में बयान कर रहे हैं कि मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी के पोते और मौलाना वली रहमानी के बेटे हैं, जबकि खुद उनकी शख्सियत है। एक और वजह जो उनके नाम को लेकर के चेमीगोइयाँ की जा रही है वो ये कि अमीर शरीयत साहब अभी तक अमेरिका में रहते हैं, यानी कुछ दिनों अमेरिका में रहते हैं, कुछ दिनों इंडिया में रहते हैं। वो NRI है, मतलब इंडिया की शरीयत के बजाय उनके पास अमेरिका की शरीयत है और उसकी वजह से वो दो नाव में पांव रखकर खड़े हुए हैं। और एक ऐसा शख्स जो NRI है उनके लिए खुल करके उम्मत के हक़ में बात करना, सरकार को अपोज करना कहीं ना कहीं मुश्किल भरा फैसला होता है। इमारत शरिया को भी इन दिनों कई सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उनके NRI होने की वजह से। पिछले दिनों जब बोर्ड में उनको मेंबर बनाए जाने की बातचीत सामने आई तो उस वक्त भी एतराज़ उठा था कि जो NRI है वो इंडिया की किसी तंजीम का मेंबर बन सकता है या नहीं बन सकता है। फिर बात सामने आई कि जो NRI है वो इंडिया की किसी भी तंजीम का मेंबर बन सकता है, लेकिन कलीदी ओहदा पर फायज हो जाने के बाद दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं इजहार राय की वो आज़ादी छिन जाती है जो आम शहरियों को रहती है। इसी वजह से लोगों को परेशानी है कि कहीं ना कहीं बोर्ड की क़यादत
حمایت مجروح ہوگی اور جو بورڈ کے مخالفین ہیں ان کو بورڈ کے خلاف بولنے کا موقع ملے گا۔ خیر تو بات چیت ہوئی، جو لوگوں کا تجزیہ تھا، لوگوں کی بات چیت ہو رہی ہے، اس کو میں نے یہاں نقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب بورڈ کے فیس بک پیج پر جائیں گے یا بورڈ کے ٹویٹر ہینڈل پر جائیں گے، جہاں جہاں بورڈ کی یہ نیوز شائع ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں وہاں اس طرح کے کمنٹس آپ پائیں گے جو لوگ لکھ رہے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ بورڈ میں دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والوں کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے، زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، دوسرے لوگوں کو جگہ نہیں دی جاتی ہے۔ خیر تو بات ہوئی کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نئے ذمہ دار کون لوگ منتخب ہوئے ہیں اور کن کے ہاتھوں میں بورڈ کی قیادت سونپی گئی ہے۔ ذرا یہ جان لیتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ میں انتخاب کا طریقہ کار کیا ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ میں دیگر مسلم تنظیموں کی طرح انتخاب کا جو طریقہ کار ہے وہی پرانا ہے، جہاں کسی بھی شخص کا نام پیش کیا جاتا ہے یا ان کے نام کو پروپوز کیا جاتا ہے اور پھر لوگ ان کے نام کی تائید کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے، کہ جتنے لوگ ان کے حامی ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایک طرح سے ان کے حق میں لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ان کے نام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ اور اس طرح کی کئی مسلم تنظیمیں ہیں جہاں نومینیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ نومینیشن ہوگا، باضابطہ انتخاب ہوگا اور انتخاب کا طریقہ کار خفیہ ہو، ہاتھ اٹھانے کا نہ ہو، بلکہ جمہوری اور ڈیموکریٹک انداز میں ہو۔ اس طرح کا سسٹم مسلم پرسنل لاء بورڈ اور اس طرح کی تنظیموں میں نہیں پایا جاتا ہے۔ البتہ مسلم تنظیموں میں ایک جماعت ہے آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت، جہاں باضابطہ منظم انداز میں چناؤ ہوتا ہے، وہاں ریٹرننگ آفیسر متعین کیا جاتا ہے، کسی بھی ریٹائرڈ سرکاری آفیسر کو ان کے ہاتھ میں انتخاب کا پورا معاملہ دیا جاتا ہے۔ پھر وہ تاریخ نکالتے ہیں کہ یہ نومینیشن کی تاریخ ہے، جو لوگ بھی مشاورت کے صدر بننا چاہتے ہیں وہ اپنا نام داخل کر سکتے ہیں، وہ پرچہ نامزدگی بھر سکتے ہیں، وہ پرچہ نامزدگی بھرتے ہیں، پھر کنسلیشن کی تاریخ ہوتی ہے، واپس لینے کی تاریخ ہوتی ہے، ووٹنگ کی تاریخ ہوتی ہے، پھر باضابطہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور جن کے حق میں زیادہ ووٹ آتا ہے ان کی جیت کا اعلان کیا جاتا ہے اور پھر ان کے ہاتھ میں آرگنائزیشن کو ہینڈ اوور کیا جاتا ہے۔ تو آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت میں باضابطہ چناؤ کا پروسیس ہے، جس طرح انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں ہے یا پریس کلب میں ہے، اس طرح کی دوسری تنظیموں میں ہے۔ مسلم تنظیموں میں اس طرح کا نہیں ہے۔ ہاں، جماعت اسلامی ہند کو آپ اس سے کچھ الگ کر سکتے ہیں، جہاں مرکزی مجلس نمائندگان اپنے امیر کا انتخاب کرتی ہے، نام کی تجویز پیش کی جاتی ہے، پھر اس نام سے اگر کوئی ایگری کرتا ہے تو اس کی ایگری کرنے کی وجہ بتاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کو بھی ایک منظم طریقہ مانا جاتا ہے۔ بقیہ دیگر تنظیموں میں اتنا ڈیولپ اور جدید طریقہ کسی بھی ذمہ دار کو منتخب کرنے کا نہیں ہے، اور وہی حال آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا بھی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور اس طرح کی کئی ہماری ملی تنظیمیں ہیں جہاں ایک شخص جب کسی عہدہ پر فائز ہو جاتا ہے، وہ ذمہ دار منتخب ہو جاتا ہے تو تا حیات اس عہدہ پر فائز رہتا ہے۔ اس بیچ میں ان کو اس عہدہ سے نہیں ہٹایا جاتا، نہ کسی اور کو اس عہدہ پر آنے کا موقع دیتا ہے، یعنی تا حیات ان کی لمٹ ہوتی ہے، 2 سال کی، 4 سال کی کوئی مدت ہماری تنظیموں میں طے نہیں ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہندوستانی مسلمانوں کی مشترکہ تنظیم ہے، سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، لیکن اس تنظیم کا فیصلہ کہ کس کو لیڈر بننا ہے، کس کو لیڈر نہیں بننا ہے، مسلمانوں کے کن مسائل کو حل کرنا ہے، کن کو حل نہیں کرنا ہے، یہ فیصلہ اس ہاؤس میں جتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہی لوگ کرتے ہیں، یعنی جو اس کے عاملہ کے ممبران ہوتے ہیں یا پھر جنرل باڈی کے ممبر ہوتے ہیں، اور تقریباً تمام ممبران کی تعداد 250 سے 200 کے قریب ہوتی ہے۔ تو جو ہاؤس میں لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں فوٹو میں، یہی لوگ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تمام ذمہ داران کا، تمام چیزوں کا، دن رات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام مسلمانوں کی تنظیم تو اس کو سمجھا جاتا ہے، عام مسلمانوں کی لڑائی بھی یہ تنظیم لڑتی ہے، لیکن عام مسلمانوں کے جذبات، ان کے خیالات کو یہ تنظیم توجہ نہیں دیتی ہے، اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتی ہے کہ جو عام مسلمان ہے، جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کو اپنا ادارہ مانتا ہے، اس کو اپنا لیڈر مانتا ہے، وہ کن کو اپنا ذمہ دار منتخب کرنا چاہتے ہیں، وہ کن ایشوز پر مسلم پرسنل لاء بورڈ کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے عوام کی رائے کو بورڈ میں کبھی بھی کوئی اہمیت نہیں دی گئی، نہ کبھی ترجیح دی جاتی ہے۔ ہاؤس جو فیصلہ کرتا ہے وہی تمام مسلمانوں پر مسلط کیا جاتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ پچھلے دنوں کئی مسائل کی وجہ سے سرخیوں میں تھا، خاص طور پر شاہ بانو کیس کی وجہ سے مسلم پرسنل لاء بورڈ کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اس کے بعد حالیہ دنوں میں بابری مسجد کیس سب سے اہم تھا جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ لڑ رہا تھا۔ اسی طرح 3 طلاق کا کیس بھی بہت اہم تھا، اور ان دونوں کیس میں مسلم فریق کو سپریم کورٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلم فریقوں کی تمام تر دلیلوں کے باوجود آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے حق میں کورٹ نے فیصلہ نہیں سنایا۔
हालिया दिनों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े कई सारे मसले हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोशिश है कि इन तमाम मसाइल में वो ना पड़े, खुद को ना उलझाए। हालिया दिनों का जो सबसे बड़ा मसला है वो ज्ञान वापी मस्जिद का है। बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञान वापी मस्जिद और इसी तरह शाही मथुरा ईदगाह का अंजाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि इंतजामिया कमेटी जो मस्जिद की लोकल बॉडी है वो इन तमाम केसेस को देख रही है, लिहाजा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसमें मुदाखलत नहीं करेगा। पिछले दिनों एक और बहुत बड़ा मामला सामने आया था कर्नाटक से हिजाब का। मुस्लिम लड़कियों को स्कूल में हिजाब पहनकर जाने से रोक दिया गया था। मुस्लिम लड़कियों ने सरकार की तरफ से पाबंदी लग जाने के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहां से भी सरकार के हक में फैसला सुना दिया गया कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल और कॉलेजेस में जाने की इजाजत नहीं होगी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस मसले में भी खवातीन ने कोशिश की कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यहाँ आनी चाहिए, मुदाखलत करनी चाहिए, मुस्लिम लड़कियों का साथ देना चाहिए, केस हैंडल करना चाहिए, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले से भी खुद को अलग रखा। बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कई जिम्मेदारों ने ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कहा कि अगर ये बात हो रही है, सरकार यही चाह रही है कि बगैर हिजाब के स्कूल जाओ, तो मजबूरी में उनको जाना चाहिए। सरकार के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तालीम ज़्यादा अहम है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। इधर कर्नाटक की सरकार बदल चुकी है और कांग्रेस सरकार कह रही है कि हम बीजेपी सरकार के हिजाब पर लगाए गए बैन को ख़त्म करेंगे, यानी फैसला पलटेंगे। हालांकि वाज़ेह तौर पर कांग्रेस की तरफ से कुछ स्टेटमेंट भी सामने नहीं आया है। तो इन दो मामलों की वजह से मुसलमानों को मायूसी भी हुई। अब हालिया दिनों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो फोकस है वो दारुल क़ज़ा के निज़ाम पर है, इस्लाह मुआशरा की मुहिम पर है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि मुसलमानों का मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो मुसलमानों के सियासी और तमाम तर मसाइल पर बातचीत नहीं कर सकता है, बल्कि बोर्ड का एक दायरा तय है और वो है आइली मसाइल, यानी तलाक, खुला, नानो नफ़क़ा, निकाह, इस तरह के जो मसाइल हैं आइली मसाइल, वही बोर्ड का दायरा कार है। और इनमें से किसी इशू पर अगर सरकार मुसलमानों को इस्लामी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से महरूम करना चाहती है, इस्लामी लॉ यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ के ख़िलाफ़ कोई कानून बनाया जाता है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है या मुसलमानों के हुकूक़ की लड़ाई लड़ने की कोशिश करता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ता है। इसके अलावा कोई और भी मसला हो, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती रहे, मुसलमानों से ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे बुलवाते रहें, मस्जिदों पर झंडा लगाया जाए, मुसलमानों का कत्ल आम किया जाए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन तमाम इशूज़ से ख़ुद को अलग रखती है। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक मेंबर ने अतीक अहमद के लिए मग़फ़िरत की दुआ करा दी, तो बोर्ड की तरफ से सख्त रिएक्शन आया और कहा गया कि हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, ये बोर्ड का मौजू नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि बोर्ड अपने दायरे कार को लेकर के कितना सेंसिटिव है, कितना फ़ाल है, और किसी भी मामले में वो पढ़ना नहीं चाहता है, अपनी हुदूद में रहकर बोर्ड काम करना चाहता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक वुमेन विंग भी है, जिसके बारे में पिछले दिनों आवाम के तसुर था कि ये विंग काफ़ी मजबूत है, मुतहर्रिक है और ख़वातीन को ये विंग लगातार जोड़ रहा है। लेकिन जब से उसमें कुछ तब्दीली आ गई है और उसको एक सेंटर पोजीशन से हटा करके 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, तब से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वुमेन विंग की वो एक्टिविटी और सरगर्मियाँ नज़र नहीं आ रही है जो पहले आ रही थी। आम लोगों का एहसास है और ऐसा लोग कह रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने सरकर्दा लीडर्स में या टॉप की लीडरशिप में किसी भी खातून को जगह नहीं दिया है। हालांकि हालिया दिनों में कुछ तंजीमों ने अब खातून को भी टॉप लीडरशिप में जगह देने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसमें एक नाम है जमात इस्लामी हिंद का। जमात इस्लामी हिंद के जो सेक्रेटरीज़ हैं उनमें खातून भी शामिल है। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत को आप ले सकते हैं, उसके नायब सदर में एक खातून भी शामिल है। बकिया दूसरी मुस्लिम तंजीमों में अभी इस तरह का मामला सामने नहीं आया है। इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये तबसरा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।